हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेई अप्रैल सेशन का एग्जाम डेट है वो काफ़ी पास आ चुका है। बहुत ही कम डेज बचे हैं आप सभी के लिए और आप सभी कंफ्यूज होगे कि मैं कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से मॉक टेस्ट दूं, कैसे स्टार्ट करें अपने प्रिपरेशन को। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ बात करने वाले हैं जो आईआईटी तिरुपति के एलुमनाई हैं और मेरा ब्रदर भी है अभिषेक। इन्होंने एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी तिरुपति से पास आउट कर रखा है और राइट नाउ ये केमिस्ट्री के मेंटोर हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आज हम इनके साथ यही डिस्कस करेंगे कि लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए, क्या हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए कि जो कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखूंगा ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। यस, हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? Thank you, Ankit Bhaiya and Ankit sir, for calling me and giving me the opportunity to talk with you. करंटली आप कौन से सेशंस को या कौन से बच्चों को मेंटोर्स, केमिस्ट्री का मेंटोर दे रहे हैं, ओवरऑल जेई के लिए मेंटोर दे रहे हैं? तो इस टाइम करंटली मैं मेनली जो जेई मेंस के एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्लास 11th और क्लास 12th के होते हैं और जो फाउंडेशन के भी होते हैं, तो Okay. मेंस एंड एडवांस एंड एवरीथिंग एंड ऑल। ओ, ओके, नाइस। तो जो हमारे बच्चों के कुछ टॉपिक से हमारी टीम ने, हम लोगों ने सबने कॉल किया था, कुछ इसमें से 5 से 6 पिलर्स निकल के आए जो इम्पोर्टेंट थे, जो मुझे लग रहा है कि हमें आपसे पूछने चाहिए और इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला है बच्चों को। तो वो पॉइंट्स आप डिस्कस करते हैं भैया के साथ और देखते हैं कि क्या क्या इनके साइड से, जो एक पर्टिकुलरली जो एक एजुकेटर है जो लोगों को पढ़ा रहा है, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर के हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी के लास्ट 20 डेज बचे हैं, एक मेंटोर आपको सजेस्ट करेगा तो आई गेस ज्यादा बेटर आपको एक परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि हम केवल आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं आफ्टर योर एग्जाम। लेकिन एग्जाम के ड्यूरिंग पीरियड आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए लास्ट 20 डेज को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है सर, वो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर जेई मेंस के अटेम्प्ट मैं करने जा रहा हूं तो लास्ट 20 डेज में स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? ओके, तो अगर मैं बताऊं कि लास्ट 20 डेज में बच्चों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो बेसिक थिंग्स होती हैं, जैसे कि मेन होता है रिवीजन। अगर आपने साल भर प्रिपेयर किया है तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आपको पता होगा कि अराउंड 30 चैप्टर्स हैं तीनों में। तो अगर 30 चैप्टर्स हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ चैप्टर्स होंगे जो काफी लेंदी होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जो काफी शॉर्ट होंगे। आपको इन 20 दिन के अंदर ऐसे खुद आपको बनाना पड़ेगा ये शेड्यूल कि कौन सा चैप्टर लेंदी है, कौन सा चैप्टर ज्यादा टाइम लेगा, कौन सा चैप्टर कम टाइम लेगा, और आपको उसके हिसाब से आपका खुद का टाइम आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। तो ये तो पहली चीज हो गई कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सो रिवीजन इज मस्ट। ओके, उसका कोई अल्टरनेट है ही तो नहीं। पॉइंटर आप नोट कर चाहिएगा जो बता रहे हैं भैया। तो रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, और उसके साथ में अगर आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप साल भर पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स का मतलब हो सकता है आपने बनाए और हो सकता है आपने नहीं बनाया। अगर आपने नहीं बनाया तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने बनाए हैं तो आपको पता होगा कि शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है। उन शॉर्ट नोट्स में आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे कि ये लाइन है जो जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, ये फॉर्मूला है। मतलब शॉर्ट नोट्स एक तरीके से जो फॉर्मूला बुक होती है, फॉर्मूला बुक का ही एक एलिवेटेड वर्जन होता है। फॉर्मूला बुक से थोड़ा बढ़ के होता है शॉर्ट नोट्स। तो वो आपको एवरीडे रिवाइज करनी है। मतलब अगर आपने कोई टॉपिक आज रिवाइज किया, उसका शॉर्ट नोट्स जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है आप उसमें एडिशनल पॉइंट डाल दीजिए, आप उसको रिवाइज करिए। और फिर तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें? बहुत सारी जगह है, बहुत सारा मटेरियल है। तो अभी के लिए केवल पीवाईक्यूज, आप पीवाईक्यूज जाके प्रिपेयर करिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो अगर आप रिवाइज कर ही रहे हैं और आप चैप्टर वाइज रिवाइज करने वाले हैं, तो आप क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज ही सॉल्व करिए। आप चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपका ज्यादा बेटर रहेगा। इररिस्पेक्टिव आप पूरा पूरा मॉक पेपर उठा लेंगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आप चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करिए, उसके साथ आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। मॉक टेस्ट में जो आपके नंबर आ रहे हैं आप उसको एनालिसिस करिए। आपने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, आप उसका
एनालिसिस करिए। और अगर मैं एक आध पॉइंट और बोलूं तो जो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में एक काफी चैप्टर है, उसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। तो वो चैप्टर जनरली बच्चे छोड़ स्किप कर देते हैं। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो बेटर होगा कि आप उसको ना ही पढ़ो। और केमिस्ट्री तो आई गेस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये लोगों का मतलब असल में लोग ऐसा सोचते हैं, और ये काफी ट्रू है, बट ये ओल्ड पेपर के हिसाब से। ओके। जो नए पेपर जो आ रहे हैं, जो नए पैटर्न आ रहे हैं, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो जो मेन स्कोरिंग है वो फिजिक्स हो गई है। अच्छा। अगर आप फिजिक्स में ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं तो ही आपका ज्यादा परसेंटाइल बनेगा। अच्छा। मैथ्स में आप कम नंबर लेके आएंगे तो भी आपका हाई परसेंटाइल बनेगा, और जो केमिस्ट्री है वो इन दोनों के बीच आ चुकी है। ओके, इतना मतलब कि न्यूमेरिकल वे से पहुंच गए हैं केमिस्ट्री क्या? की जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं डे बाय डे। और ओ। अगर हम लोग बात करें जो इसी जो सेशन हुआ था, जो जनवरी वाला सेशन हुआ था, और जनवरी वाले सेशन में भी जो क्वेश्चन पेपर थे वो काफी ट्विस्टेड थे, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं है। और 23rd का सेकंड सेमेस्टर जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी काफी टफ आई थी। हाँ 23 की। और जनरली जो हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कंपेयर करें तो सेकंड शिफ्ट जनरली डिफिकल्ट ही होती है। ओ। तो सबसे बेटर होगा कि आप PYQs अच्छे से करें। ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपने कोई टॉपिक नहीं टच किया है, आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक नया टॉपिक पढ़ लें, और आप एक नया टॉपिक पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड भी कर लें और फिर आप उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। सब कुछ इस टाइम पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको वो वाला टॉपिक फॉर नाउ यू कैन लीव इट। ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो सेकंड लास्ट डे होगा, आपको उस दिन केवल मजे करने हैं। मजे करने का सेंस मतलब ये नहीं कि आप जाके पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ ठीक है। नहीं। हाँ, मजे करने का सेंस है आपको रिलैक्स बहुत रखो ज्यादा माइंड को, टेंशन नहीं लेनी टेंशन है। नहीं लेनी है। अच्छे से सोइए, लास्ट के 7 दिन अच्छे से सोइए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखिए, क्योंकि जो भी करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक ठीक दिन है में ना। कुछ भी हाँ, हो नहीं एक दिन पाएगा। में आप अगर आप सोचे कि आप एक ही दिन में पढ़ के सब कुछ कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो पॉसिबल आपको उस दिन थोड़ा सा मजे करने हैं, थोड़ा सा नींद अच्छी लेनी है, खाना अच्छा सा खाना है, ज्यादा मतलब उल्टा सीधा नहीं। बिल्कुल, ठीक है, और आपको थोड़ा सा रिलैक्स प्रॉपर। करना है, चिल करना है, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, सब कुछ अच्छे से होगा। ठीक है। अब भी आपने बोला सर कि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लगाओ, लेकिन एक बच्चों का बहुत डाउट है, हमारी टीम के पास भी डाउट्स आ रहे थे कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं कि मटेरियल जो कोचिंग से मिल रहा है उसको सॉल्व करें। ये बहुत राइट नाउ बहुत डाउट है, मतलब मेजर डाउट चल रहा है। तो इन दोनों में से आप क्या प्रेफरेंस दोगे, दोनों में से? हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है सच में बहुत अच्छा है। हाँ। तो बच्चे सच में इससे बहुत कंफ्यूज रहते बहुत हैं। कंफ्यूज है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। स्टडी कर रहे हैं, वो वहां सॉल्व कर रहे हैं, वो क्योंकि मुझे देख नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो वो इंस्टीट्यूट खुद का मटेरियल भी देगा। हाँ। देगा क्या बोल दे, उसको बोल सकते हैं कि वो थोप देगा। थोक देगा, ठीक है ना, वो उसको फोर्स करेगा कि आप इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल इररिस्पेक्टिव कि वो बोले कि आप PYQs करिए। बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया, अगर मैं इस 20 दिन के लिए बताऊं तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप PYQs के लिए जाइए। ओके, आप PYQs को सॉल्व करिए। और उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो 2026 का जो जनवरी सेशन था, वो आपको ऐसे करना है कि आपको उसका एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको PYQ से सॉल्व करना ही है, आपको PYQ से सारे के सारे सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको 2026 का जो जनवरी शिफ्ट है उसको आपको एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। तो आप उसको बहुत अच्छे से लगाइए, क्योंकि पेपर इसमें सच में बहुत अच्छे अच्छे हुए थे। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर तक ये था प्रिडिक्शन कि आप 180 200 लेके आएंगे तब आप 99% स्कोर करेंगे, आपका 99 परसेंटाइल स्कोर होगा। बट इस बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें आप 155 और 160 भी लेके आएंगे तो भी आपका 99 परसेंटाइल बन रहा होगा। तो ये चीजें बता रही हैं कि जो टफनेस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और बच्चे भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। बच्चों को भी उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 का जो जनवरी सेशन है वो आप बहुत अच्छे से करिए, और अगर पॉसिबल है तो आप 2025 का जो अप्रैल शिफ्ट था, अप्रैल शिफ्ट का भी एक एक क्वेश्चन अच्छे से करिए। जो आपका क्वेश्चन था कि मतलब PYQs करे कि कोचिंग सेंटर वाला मटेरियल करे, तो उसके लिए तो PYQs करना चाहिए। लेकिन मैं ये उसमें ऐड करना चाहूंगा कि 2025 का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसको आप रेगुलर वो प्रॉपर अच्छे से करें, और साथ में 2026 का जो जनवरी शिफ्ट है उसको भी आप अच्छे से करें। अच्छे से करें मतलब एक एक क्वेश्चन आपको उसका होना चाहिए ऐसा। और जो फिर कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं, वो जो आपको डेली DDP लगाते हैं, DPP होता है वो लगाते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो भी होता है, और ये क्या ये अच्छा नहीं होता है क्या? नहीं, अच्छा तो वो भी होता है, लेकिन अभी का जो टाइम है वो टाइम इन सब चीजों को करने का नहीं है। अगर मैं 20 दिन की बात करूं तो आप 20 दिन में सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे अगर
कोई है ऐसा जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ठीक है। 100% अगर हाँ, मतलब अगर अगर उसने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, इसका मतलब उसका जनवरी वाली शिफ्ट भी अच्छी हुई होगी। ओके। फिर उसके लिए तो यही मेरा सजेशन है, जो भी वो लोग करा रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि वो भी एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। हाँ, वो लोग भी ये नहीं कि मतलब कुछ भी रैंडम हम रैंडमली कुछ भी कुछ नहीं है, बनाते ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। वो लोग भी प्लान होती है, उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, और जब मीटिंग वीटिंग हो जाती है उसके बाद वो भी ये नहीं कि कोई कि केवल एक टीचर बैठ के उसमें डिसाइड करता है, पूरे पैनल्स होते एंटायर हैं। पैनल, पूरा मैनेजमेंट पैनल्स होता में है, हाँ मैनेजमेंट होता है, पूरा पैनल्स में होता है, टीम बैठती हैं, 40-40 साल एक्सपीरियंस तब वाले, होता है वो 10 साल पॉइंट। एक्सपीरियंस वाले, 30 साल एक्सपीरियंस वाले, यंग फैकल्टीज, ओल्ड फैकल्टीज, सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, करना क्या है। कौन सी डीपीपी दी जाए और कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, तो वो सब एक अलग प्लान होता है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपका जैन में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, और अगर आपके एग्जाम्स चल रहे थे, हाँ। अगर आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, जो काफी कॉमन है, ठीक है, हम्म। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो आपका जो टच है वो बिल्कुल छूट गया होगा। बिल्कुल। तो आपको इस टाइम मेन फोकस आपके रिवीजन में करना चाहिए। विजन जितना हो आपको सके। जितना आता है, ठीक है, आपको हम्म। जितना आता है पहले आप वो तो कर लो। बिल्कुल। आपको एक फॉर्मूला आता था पहले, आपने उसके बेसिस पे जनवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने उसको सही किया। हाँ, बट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो अगर सेम क्वेश्चन अप्रैल में भी आ जाए तो तो बहुत कैसे ज्यादा मतलब नहीं है वो चीज चांसेस है का। कि आप उसको भी छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप सभी के लिए। मतलब ये नहीं है कि जो आपको आता नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हो, ये मत करो। जो आपको करंट में आ रहा है, जितना आपको रीड कर रखा है, रिविजन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है। उसके बाद है भैया, एक और भैया की क्वेरी आ रही है, मतलब बहुत से बच्चों की क्वेरी भी है एक, कि लास्ट 20 डेज में अगर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको एनालाइज कैसे करें। अब हम एनालाइज करना चाहिए, कैसे करें एनालाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सच में बहुत ज़रूरी हैं, और हाँ आपको हाँ। वो देने भी चाहिए। तो आपको कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, क्या उनका ऑर्डर होना चाहिए, मैं आप वो भी एडिशनली आपको बता देता हूँ। हम्म। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, तो अराउंड 3 वीक्स 4 वीक्स मैं कह सकता हूँ। सो हम्म। जस्ट लेट अस कंसीडर दैट इट्स ओनली 3 वीक। सो जो हाँ। लास्ट का जो वीक है, हम्म। लास्ट की वीक की स्ट्रेटजी की हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो लास्ट ये जो फर्स्ट जो 2 वीक्स आएंगे, उसमें आपको पहले तो आपको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे एक इंडिविजुअल चैप्टर्स का, ओ। बट आप जो मॉक टेस्ट दोगे वो आपको कंप्लीट देना है, ये बहुत जरूरी है। आपको जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट देना है। एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है कि एग्जाम में वो आपको टॉपिक का नाम और चैप्टर का नाम लिख के दे देगा। हम्म। आपको वहां पे पहले तो खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन आया ये किस टॉपिक से है, किस टॉपिक से है। ताकि आप फॉर्मूला यूज कर पाओ। हाँ। तो आपको करना क्या है, आप भले ही सॉल्व करो, आपने आज भले ही पढ़ाई स्टार्ट करी है, आज ने आपने आज भले ही केवल 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट करे हैं आउट हम्म। ऑफ 90 चैप्टर्स ऑफ पीसीएम। बट जो आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको मॉक टेस्ट कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट देना है। फिजिक्स फुल लेंथ, केमिस्ट्री फुल लेंथ, मैथ्स फुल लेंथ। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तीनों को एक साथ देने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने फिजिक्स का 1 घंटे में अब केवल आपको 1 घंटा देना है और आप उसका खत्म कर दीजिए। ओके। फिर आप केमिस्ट्री का 1 घंटे दे दीजिए, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन पे, तो वो अभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये आपको कंटिन्यूअस 2 वीक्स करना है। और ये जो मॉक टेस्ट आपको देने हैं वो रोज नहीं देने, अल्टरनेट देने हैं। फॉर ओके। नाउ आपको अल्टरनेट मॉक टेस्ट देने हैं, अल्टरनेट डेज पे आपको मॉक टेस्ट देने मतलब हैं। कि 10 मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसा काइंड ऑफ। अगर हम लोग बोले कि 2 वीक्स हैं और 14 दिन हैं, तो अराउंड आप 8 मॉक टेस्ट उसमें दे सकते हैं, ओके। ठीक है। तो 8 मॉक टेस्ट आपको ये देने हैं फर्स्ट 2 वीक्स। जो लास्ट का जो 8 डेज बचेंगे, लास्ट के 8 डेज में से जो फर्स्ट 7 डेज होंगे, आपको उन फर्स्ट 7 डेज में ईच एंड एवरी डे 1 मॉक टेस्ट देना है। ओ। आपको मॉक टेस्ट देना है उस टाइम पे देना है जब आपका एग्जाम होने वाला है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं उस टाइम से। ओके। हो सकता है आप मॉक टेस्ट रात हाँ में दे रहे हो, हाँ। 2 बजे उठ के दे रहे हो, तो फिर एग्जाम तो 2 कोई बजे नहीं होने 2 वाला दिन है, नहीं होने वाला है। एग्जाम होगा आपके पर्टिकुलर टाइम पे। तो जो जिस भी शिफ्ट में मॉर्निंग टाइम आपका पे। एग्जाम होने वाला है, हो सकता है अभी आपकी शिफ्ट नहीं आई हुई, लेकिन जब भी आने वाली है, तो आपको उन लास्ट के 7 डेज में एग्जाम उस टाइम ही देना है, ताकि आप ताकि आप आराम कंफर्टेबल से हो जाओ उसके कंफर्टेबल लिए। हो जाएं, ताकि आप आराम से 3 घंटा बैठ के एग्जाम दे सकें। वो हम्म। वाले जो एग्जाम होंगे, 7 एग्जाम होंगे, वो आपको कंटिन्यूअस देने हैं। ये नहीं कर सकते कि आप लास्ट फिजिक्स के का 7 सेपरेट दे डेज रहे हैं, में। या लास्ट के 7 डेज लास्ट में के 7 डेज में। आप ये नहीं कर सकते कि आपको फिजिक्स का सेपरेट दे रहे हैं, केमिस्ट्री का सेपरेट और मैथ्स का सेपरेट नहीं। आपको 3 घंटे में कंटिन्यूअस देना है बिना उठे, ताकि आपको भी फील हो जाए कि आप एग्जाम दे रहे हाँ, हो। मतलब अपना एक एवरेज टाइम निकाल पाओगे आप, कि 3 घंटे में मैं तीनों कितनी देर में कवर अप कर ले रहा हूँ। मतलब मैथ कब कवर अप कर ले रहा हूँ, केमिस्ट्री कब हो रही है, फिजिक्स कब कर ले रहा हूँ, इस अकॉर्डिंग हमें करना है। ये नहीं कि
1 घंटे में मैंने कर लिया, फिर 1 घंटे बाद ये हाँ, कर लेंगे, घंटे बाद ये कर नहीं लेंगे, वो आप अभी कर सकते हो। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, स्ट्रेटेजी हमने एनालाइज कर ली कि ऐसे एनालाइज करनी है कि एक साथ टेस्ट देना है। अब इसमें और बच्चों के भैया डाउट हैं, ये डाउट है कि अगर मेरे 80 से 100 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं बार बार, 80 से 100 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अपने स्कोर को इम्प्रूव कैसे करना है? ठीक है, तो पहली चीज आपका टारगेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। ये जैसे कि आप बोल रहे हैं 80 से 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो 80 से 100 मार्क्स में कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं मैं होने आपको वाला सच है, बताऊं तो 80 इनको से 100 प्रूव मार्क्स में कुछ करना भी है। नहीं होने वाला। आपका टारगेट एटलीस्ट 180 एंड 200 होना ही चाहिए। आपको नहीं पता एग्जाम कैसे आने वाला है, कुछ नहीं पता है। आप सोच के चलेंगे कि एग्जाम टफ आएगा, टफ आएगा, मेरे को 160 स्कोर करना है। भैया ने वे भी बोला कि 155 पे 99 परसेंटाइल आ रही थी, मैं 160 स्कोर कर दूंगा, हो सकता है वाला पेपर इजी आ जाए। फिर क्या अगर होगा? वाला पेपर इजी आ गया तो उसमें गया 200 220 में अगर 99 बनी, फिर आप तो क्या क्या करोगे? करोगे? तो पेपर इजी होता है, उतना ही परसेंटाइल, उतना ही मार्क्स अलग वे पे चलते हैं उस दिन, तो तो कुछ नहीं कर सकते हो आपको उसमें। अगर आपके लो स्कोर्स आ रहे हैं, तो वही जो भी मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट आप जो देंगे, आपको मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है। अब आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि आपने मॉक टेस्ट दिया, अब आपने केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट दिया, उसमें 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से कर दिए, ठीक है। जो बाकी जो 15 क्वेश्चन आए, आपको 15 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, हो सकता है आपने 5 क्वेश्चन छोड़ ही दिए, जो ठीक है, 2 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं तो मान सकते हैं कि वो ऑब्वियस है, वो ऑलमोस्ट हर बच्चा छोड़ देगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हो जाता है ऐसा। जो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है जो आपने किया, लेकिन आपका उसमें नेगेटिव मार्क्स आया, फिर वहां पे आपको इंप्रूव करना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपने लीव कर दिए, इसका मतलब हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था, वो वाला आपकी रीच से आउट था, हाँ, और या फिर वो वाला कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था, या वो आपने रिवीजन टाइम में आपने वो हाँ। आपके उसमें नहीं था, आपके लेंथ में नहीं, आपके उसमें लिमिट में बाहर था हाँ, आपसे, तो बस वो चीज वो हो आप सकती है। हटा सकते हैं। जो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है जो आपने किए हैं बट गलत हुए हैं, आपको उसकी वजह से -1 मार्क आया है, अब आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है। आपको पहले देखना है कि आपने जो क्वेश्चन रीड किया था, आपकी क्या मेंटेलिटी थी, कि अगर आपने हिडन ट्रायल किया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने पूरे माइंड के साथ वो क्वेश्चन किया तब भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब आपके उस टॉपिक में थोड़ा सा इशू है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वो वाला क्वेश्चन देखना है, वो वाला क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक के किस सब टॉपिक से आया था, हाँ, आपको वो वाला सब टॉपिक एक क्विक रिवीजन में कंप्लीट करना है। एक क्विक रीजन हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा पूरा दिन बैठ के वही रिवाइज कर रहे हो, तो ठीक है। बेकार है वो करना, हाँ, आपका पूरा पूरा फिर टाइम वेस्ट चक्कर कर में मत देगा, पड़ना, फिर बेकार नहीं है, ठीक फिर है। कुछ आपको करना एक है। क्विक रिवीजन करना है, और उस क्विक रिवीजन के साथ जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, हो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। क्या ओके, बोलते हैं उसको, कंठस्थ होने चाहिए, कंठस्थ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई आपसे कोई आपको मुझे आनी बिल्कुल, हाँ, कोई आपको रात को जगा के भी पूछ ले हाँ, तो आपको वो याद सोते होना सोते भी चाहिए। वो हाँ, लर्न हो रहे हो, इस तो 20 दिनों में तो ये चलना चाहिए हाँ, आपके इस साथ। टाइम तो हम लोगों को उसकी नीड है, हाँ, तो आपको उस टॉपिक को कवर करना है। इसी तरीके से आपको हर मॉक टेस्ट में देखना है, ठीक है। हाँ, आपका खुद का क्वेश्चन पेपर जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, आपको खुद को ही एनालाइज करना है। इस टाइम कोई और नहीं आएगा करने के लिए एनालिसिस, कोई नहीं आपको आएगा। खुद का ही क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, टॉपिक सब टॉपिक पे निकालना पड़ेगा, वो वाले जाके आपको टॉपिक को रिवाइज करना रिवाइज पड़ेगा। करना आप इतना पड़ेगा, करेंगे, फॉर श्योर आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, कोई नहीं रोक कोई नहीं सकता। हो सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब लास्ट है आज का पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का। बच्चों का ये आ रहा है कि जेई मेंस का अब एग्जाम देने जा रहे हैं, अब हम अब उस एग्जाम देने में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम के डे के दिन? तो ये क्वेश्चन असल में ऐसा क्वेश्चन है जो हर दूसरे स्टूडेंट पे होता है, हाँ, और हर एक स्टूडेंट की जो आइडियोलॉजी होती कैसे है, अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटजी? प्लान होता है वो अलग अलग होता है। हाँ, तो हो सकता है आपका प्लान भी थोड़ा सा डिफर क्योंकि करे, मैं जो भी होता बोलने क्या वाला हूँ। है, बच्चों को हम जो बता रहे हैं हम अलग बता रहे हैं, जो कोचिंग में बताया जा रहा है उनके टीचर्स वो अलग वे पे समझा रहे हैं, और जो मल्टीपल वीडियोस देख के समझ रहे हैं उससे जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो अलग हो रहा है। अब वो इस वीडियो में देख रहे हैं, एंड तक जुड़े हैं, तो उनको हम क्या दे सकते हैं इसके लिए बेस्ट? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक कॉमन सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ द आई मीन ऑलमोस्ट हर टीचर प्रेफर करेगा भी। और बाकी हाँ, जैसे मैंने बोला, हर टीचर की अलग अलग
आइडियोलॉजी होती है, हर स्टूडेंट का अलग अलग वे होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। बट अगर आपका खुद का कोई कुछ वे नहीं है, अगर आप अपने वे से काम कर रहे हैं और वो फॉलो नहीं हो रहा है, अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको एक बार फॉलो करने का ट्राई करिए, ये बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर आया, स्क्रीन पे विजिबल हुआ और आप सीधे रश कर गए क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है ना। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आया है, हाँ मेरे को आता है, मैं अभी सॉल्व करूंगा, नहीं, ये नहीं करना है। आपको पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना है। ये ज्यादा वक्त नहीं लेगा, केवल 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट ये लेगा, और इस 5 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर पाएंगे। एनालिसिस का मतलब क्या, आप ये तय कर पाएंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इजी है कि मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। ओके, ये बहुत जरूरी चीज है, फाइंडिंग आउट दैट वेदर द क्वेश्चन पेपर इज इजी और डिफिकल्ट। बिकॉज अगर ये सच में डिफिकल्ट हुआ तो आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, हो सकता है आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए। लेकिन अगर ये इजी हुआ तो हो सकता है आपके 20 क्वेश्चन करने के बाद भी नंबर ना आए। तो वही दिक्कत है कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, आप उस पर रश कर गए, ठीक है, तो वो नहीं करना आपको। पहले आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, उसको रीड करिए, और उस रीडिंग के बाद आप ये खुद को बताइए, क्योंकि अगर आपने 2 साल तैयारी करी है तो आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर पाएंगे अच्छे से, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका लेवल क्या है, ये इजी था, ये डिफिकल्ट था कि ये मॉडरेट था। हाँ, मतलब इसके लिए आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो 2 साल आपने मेहनत करी है ना, जो 20 दिन की मेहनत है, दोनों कहीं ना कहीं बराबर दिखेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने एग्जैक्टली में पढ़ रखा है और रियलिटी में एक जेईई मेंस के थ्रू बेटर एक गवर्नमेंट कॉलेज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी जो भी कुछ चाह रहे हो, उसके लिए फिर आपको भी जो स्ट्रेटजी है, जो भी हम बता रहे हैं, बिल्कुल फोकस होकर चलना पड़ेगा उसके लिए, जैसा भैया बता रहे हैं। ओके, तो मैं बोल रहा था कि पहले आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना पड़ेगा। चलिए, रीडिंग हो गई, आपने क्वेश्चन पेपर रीड किया और आपने डिसाइड कर लिया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट आ रहा है और कोई भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम सेग्रीगेशन करना है। आपको सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट नहीं करना है। जो भी मैथ्स के जो टीचर्स होंगे वो शायद खफा होंगे मेरी इस बात से, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से वो लोग भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे जो मैथ्स के कलीग्स हैं वो लोग भी कहते हैं कि मैथ्स से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैथ्स जनरली थोड़ी सी लेंदी होती है, तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इजी आया हो, ठीक है। मैं आपको टाइम सेग्रीगेशन बताता हूं। टोटल आपके पास 180 मिनट्स होंगे। 180 मिनट्स में आपने 5 मिनट ऑलरेडी यूज कर लिया पेपर को रीड करने में। उसके बाद 40 मिनट्स आपको देने हैं केमिस्ट्री को या फिर फिजिक्स को। अगेन 40 मिनट्स आपको देने हैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री को। उसके बाद आपको 50 मिनट्स देना है मैथ्स को। ओके, मैथ्स वाली फैकल्टी अब खुश होगी, मैंने ज्यादा वक्त दे दिया। तो 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स, आपको इतना टाइम ड्यूरेशन देना है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको अपनी एनआईटी की सीट पक्की कर लेनी है, ठीक है। आपको इस टाइम ड्यूरेशन में हर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है जो भी इजी टू मॉडरेट आ रहा था। जो भी आपने 20 दिन की मेहनत करी है वो आपको दिखाई देगी इसमें, कि हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप अब सॉल्व कर पा रहे हो। जो भी आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है, देख के लग रहा है कि हाँ ये आ जाएगा, कर दो उसको, तुरंत कर दो, ठीक है। जो भी मॉडरेट क्वेश्चन लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि 2 मिनट लेगा, 2.5 मिनट लेगा, आपको उसको देके खत्म कर देना है। तो ये 40 मिनट फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर अगेन 40 मिनट फिजिक्स और केमिस्ट्री, देन 50 मिनट्स फॉर मैथ्स। आपको इतना एक टाइम देना है, और इस टाइम को देने के बाद आपके पास स्टिल 45 मिनट्स बचा हुआ होगा। आप सोचिए, आपने पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया, ठीक है। 40 मिनट आपने फिजिक्स दिया, 40 मिनट आपने केमिस्ट्री दिया, आपने 50 मिनट मैथ्स दिया। तो हो सकता है आपने इस ड्यूरेशन में ऑलरेडी 160 टू 170 स्कोर कर लिया है। जो बचा टाइम अब आपको आईआईटी की सीट दिलाएगा। वो कैसे दिलाएगा? तो उसमें ये है कि जो भी क्वेश्चन अब आपको इजी लग रहा है, जैसे आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पूरा रीड कर रखा है, अब आपको पता है कि जो फिजिक्स का जो एक क्वेश्चन है, आप अगर उसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में भी 4 मार्क्स ही मिलेगा, और मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में भी 4 मार्क्स ही मिलेगा। तो अगर तीनों का वेटेज सेम है, और जो आपकी जो फाइनल परसेंटाइल है वो आपके ओवरऑल स्कोर से बनेगी, इससे नहीं बनेगी। इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो खुद का होता है, पर्सनल ईगो होता है, वो काफी हर्ट होता है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, अगर मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं तो मेरे मैथ्स में इतने मार्क्स आने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वाला मैथ्स का पेपर ही डिफिकल्ट आया हो। तो अगर आप उस वाले, जैसे इस बार हुआ है, इस बार आप 45, मेरे हैं स्टूडेंट्स जिनके 45 मार्क्स आए हुए हैं, और उनके 99 प्लस परसेंटाइल है। इंडिविजुअल मैथ्स की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल मैथ्स की मैं अगर बात करूं, तो आपको ईगो पे नहीं जाना है।
अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स डिफिकल्ट आई है और आपने नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए, अगर आपको लग रहा है केमिस्ट्री डिफिकल्ट आई है और आपने केमिस्ट्री में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए, तो आपको केमिस्ट्री नहीं टच करनी। ओके, अगर केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन जो आइए आपको तो लग रहा है कि आप 3 मिनट दोगे और इसका आंसर आ जाएगा, तो आपको वो देना है। ओके, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है इसमें आए, हो सकता है इसमें ना आए, तो बाकी जो क्वेश्चन आपने जो मार्क कर रखे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मैं जाके बाद में जाके ट्राई बाद में करूंगा, करूंगा ट्राई। तो आपको वो वाले क्वेश्चन जाके सही करना है। ओ, अगर आप ऐसे करेंगे तो फॉर श्योर आपकी आईआईटी की सीट भी पक्की है, कोई नहीं ले पक्की है, लेगा। कोई नहीं, हाँ। और ये 2026 में आपको आईआईटी एक मिल के रहेगा। ओके, और आज के सारे क्वेश्चंस थे जो आई होप आप सभी को अपने डाउट्स हैं होंगे, जो मेनली डाउट आप सभी के आ रहे थे वो सॉल्व हो रहे होंगे। स्टिल यू एनी डाउट, कोई भी डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन ला रहा है, तो कमेंट बॉक्स पे जाकर के कमेंट जरूर करना। हम और हमारी टीम आप तक रीच करेगी या आपके डाउट्स को डेफिनेटली सॉल्व करेगी। थैंक यू सर फॉर कमिंग आवर चैनल, और आपने इतना टाइम दिया, और आपने इतना मतलब टाइम दिया बच्चों को, और इम्पोर्टेंट है। अभी हम ऐसे बहुत सारे आईआईटियंस के साथ, ऐसे बहुत सारे जो एनआईटीज में बहुत अच्छे अच्छे टॉप जो एलुमनाइज हैं उनके साथ, जो अच्छे मेंटोर्स हैं उनके साथ भी ये वीडियोस, ऐसे हम पॉडकास्ट सेशन लेकर के आएंगे जो आपके लिए आई होप अच्छे होंगे और एक इंफॉर्मेटिव होने आएंगे, जो आपकी एक जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनएसआई चैनल। बाय।